ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझाया था जर्नल और लेजर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दूं। अकाउंट कितने तरह के होते हैं, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को देखकर। दो, कौन कौन से? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब किसी पार्टी का अकाउंट को क्या बोलते हैं? पर्सनल। उसके अलावा बाकी सारे अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। तो मेरे को आप ये बताइएगा, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के? तीन। कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। नेचुरल का मतलब जिसको भगवान ने बनाया उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल। जिसको हम इंसानों ने बनाया उसको आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कैपिटल और ड्रॉइंग्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का बात नहीं किया है क्योंकि अभी बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को आप ये बताइएगा कैपिटल का मतलब क्या था? अच्छा, कैपिटल पढ़ने के पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का बात करना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसेट्स? का मतलब फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट मिलेगा। लायबिलिटी का मतलब फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट देना पड़ेगा। एसेट्स कितने टाइप के? दो, फिक्स्ड और करंट। याद है ना? फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है बताओ? जिसका आना जाना नहीं लगा रहता उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। और जिसका आना जाना लगा रहता है उसको करंट। क्लियर ना? अब आप मेरे को बताइएगा, फिर इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पर्सनल अकाउंट में फिक्स एसेट्स के बाद में हम लोगों ने बात किया था लायबिलिटी का मतलब क्या? जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट ले जाए उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अब आपको मैंने बताया था कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में बताया था। मैं बिजनेसमैन हूं और यहां पर मेरा एक बिजनेस है। अरे यहां पर मेरा क्या है? एक बिजनेस है। एक फ्लोर पर फैक्ट्री है, एक फ्लोर पर गोडाउन है, एक फ्लोर पर ऑफिस है, एक फ्लोर पर शोरूम है। यही तो मैंने बताया था तुम लोग को। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो? ऑपरेशंस और फाइनेंस। बोलो फिर से, ऑपरेशंस और फाइनेंस। लिखकर दिखाना है कि समझ में आ रहा है? ऑपरेशंस में चार सब डिपार्टमेंट्स: परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। परचेज का मतलब माल खरीदना, प्रोडक्शन का मतलब उसका प्रोसेसिंग करना, फिर उसका सेल्स करना और उसका सबका मैनेजमेंट करना, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। और एक लास्ट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। कौन सा? फाइनेंस। खैर चलो छोड़ो। तो मेरे को आप ये बताइएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइएगा, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी? सेपरेट। हम लोग किसका बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस का बुक्स में। किसका? बिजनेस का बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। याद है कि नहीं? बिजनेसमैन का बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करते। याद है कि नहीं? अब आप मेरे को बताइएगा सर, इसके बाद में मैंने आपको समझाया। अरे बोलो, क्लियर है ना? याद है ना आपको? फिर इसके बाद में जल्दी जल्दी बताओ तो मेरे को, बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो जितना पैसा लगाते हैं, जिस दिन बिजनेस बंद होगा उसका सारा एसेट्स बेचेंगे, सारा लायबिलिटी पेमेंट करेंगे और फिर उसके बाद रीपेमेंट करना पड़ेगा ना। मतलब बिजनेस से हम पैसा डिमांड करेंगे ना। तो मेरे कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक लायबिलिटी की तरह। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? एक, आवाज नहीं आ रहा है, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। बोलते जाओ सर। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी? सेपरेट। तो सर हम लोग अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करते हैं? बिजनेस की बुक्स में। तो बिजनेस के अंदर में जब मालिक ने मैंने मान लो 10 करोड़ रुपए लगाया, तो बिजनेस जिस दिन बंद होगा उस दिन सारा एसेट्स बेचोगे, सारा लायबिलिटी चुकाओगे। और अगर पैसा बच गया तो फिर मालिक को दिया जाएगा। तो मालिक भी तो लाइन में खड़ा रहेगा ना। अरे मालिक भी तो लाइन में खड़ा रहेगा ना। तो बिजनेस के लिए क्या है? एक लायबिलिटी की तरह है। क्या है? एक लायबिलिटी। तो इसीलिए कैपिटल को बैलेंस शीट में कहां पर दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड। कहां पर? लायबिलिटी साइड। खैर चलो छोड़ो, दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, शांति से। चलो, तो आपको मैं क्या बोल रहा था सर? अब आप मेरे को बताइएगा, कैपिटल ड्राइंग्स के बाद में मैंने आपको बताया था सर, क्या बोला था मैं? 8 चीज। ये मॉडर्न रूल्स है ना। जब भी मैं ऐसे करूंगा तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स में 8 नहीं होते हैं। कितने आइटम्स होते हैं? 10। परंतु अभी एक बार रुको रुको। पर्सनल, रियल। अच्छा, रियल का मतलब क्या था? जल्दी जल्दी बताता हूं। रियल का मतलब सारे एसेट्स सिवाय डेटर्स और बैंक। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड छोड़ो उसको। नॉमिनल अकाउंट का मतलब 4 चीजें थी। कौन कौन सी? एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। क्या क्या? एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। एकदम दिमाग में ठोक ठोक कर फिट कर दूंगा मैं। चाहे एक चीज को 10 बार स्टार्टिंग में लगेगा कि 10 बार बोल रहे हैं, पर तो दिमाग में सेट हो जाएगा, तो फंडामेंटल से तो पत्थर हो जाएगा। तो तुम लोग बताओ मेरे को, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? क्या? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। क्या गया, क्या आया? ज्यादातर कैश जाता है, गुड्स एंड सर्विस आता है ज्यादातर, पर डिप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता है, वो भी एक्सपेंस होता है ज्यादातर। मैं इसीलिए जनरली बोल देता हूं।
99% केसेस में कैश जाता है, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस आता है। इसको क्या बोलते हैं बताओ ना? एक्सपेंस। इनकम का मतलब कैश आता है, गुड्स एंड सर्विस जाता है। मैंने मकान मालिक को रेंट पेमेंट किया, मेरे लिए क्या है? लैंडलॉर्ड के लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंस। कैश गया, सर्विस मिला। पर मकान मालिक के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए क्या है? कैश आया, सर्विस गया। समझ गए? बोलो। मैंने अपने एम्प्लॉय को, स्टाफ को सैलरी दिया, तो बताओ मेरे को क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? मेरे लिए क्या होगा? कैश गया, सर्विस मिला। पर सामने वाले एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? कैश आया, सर्विस देना पड़ा। दैट इज इनकम फॉर द एम्प्लॉय। जल्दी। तो इसको आप नाम दिया करते हैं एक्सपेंस और इनकम के बारे में। बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। फिर उसके बाद एक्सपेंस और इनकम का मतलब एक बार फिर से बता दो। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। क्या गया, क्या आया? कैश जाता है, गुड्स एंड सर्विस आता है। इनकम का मतलब कुछ आया, रिटर्न में कुछ गया। क्या आता है? कैश आता है, गुड्स एंड सर्विस जाता है। यह होता है इनकम। समझ गए? अब आपको मैंने पिछला दिन और बताया था, डिटेल में बताया था, एक्सपेंस दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम दो टाइप की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको पढ़ने के पहले मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो डिपार्टमेंट्स? ऑपरेशंस, फाइनेंस। ऑपरेशंस में 4 सब डिपार्टमेंट, लिखना नहीं है अभी। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से बोलो, लिखना नहीं है अभी, अभी मत लिखो। बोलो मेरे को, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को मतलब क्या हुआ भाई? सामान खरीदते हैं, उसका शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, फिर बेचते हैं, तब उसको आप क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। जो माल खरीदा वही माल अगर बेच दिया तब क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग। जो माल खरीदा उसको चेंज करके बेचा तब क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। जो माल खरीदा उसको चेंज करके बेचा क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। जो माल खरीदा सेम का सेम बेच दिया, ट्रेडिंग। और अगर सामान का बात ही नहीं किया, सिर्फ सर्विस रेंडर किया, तो वो सर्विस एंटिटी हो गया। जैसे हम आपको कोई सामान नहीं बेच रहे, हम क्या दे रहे हैं? सर्विस। तो सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दो डिपार्टमेंट्स, ऑपरेशंस और फाइनेंस। ऑपरेशंस मतलब सामान से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है। और दूसरा फाइनेंस मतलब पैसे का हिसाब किताब करता है, कहां से पैसा लाना है, कहां पर पैसा देना है, इक्विटी से लाएं कि प्रेफरेंस से लाएं कि डिबेंचर से लाएं, वो सब हमको अब उलझना नहीं है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में ज्यादातर 4 सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। नाम बताओ कौन कौन से? परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। सर आपने तो एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, उसमें भी तो यही बात किया था। एक है परचेज डिपार्टमेंट, लाकर माल लाकर क्या करते हैं? गोडाउन में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कहां था मेरा बिल्डिंग? आज तो हम बिल्डिंग की तरह है। हा? तो बताओ मेरे को, सर परचेज करके लाते हैं, उसको गोडाउन में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग। मान लो मैंने कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा खरीद कर लाए, उसको गोडाउन में स्टोर किए, यहां पर परचेज डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद में मैंने उसको कटिंग किया, स्टिचिंग किया, उसको एम्ब्रॉयडरी किया, उसको पैकिंग किया, उसको फिनिशिंग दिया, आयरन प्रेस, उसको पैकिंग किया, तो वहां तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या बन गया? वो प्रोडक्शन। उसके बाद में उसको फैक्ट्रीज के अंदर में कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उसको दुकान में भेजेंगे, शोरूम में भेजेंगे, तब वो क्या हो गया? सेल्स डिपार्टमेंट। और इन सारी चीजों का हिसाब किताब, अकाउंटिंग होगा, ऑडिटिंग होगा, पॉलिसी मेकिंग होगा, डायरेक्टर लोग का खर्चा होगा, ऑडिटर का, लॉयर का, लीगल एक्सपेंसेस होगा। ये सब सारा चीज कहां पर होगा? एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से बोलो, कहां पर? एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही बढ़िया बात है। तो सर ये सारी बेसिक चीजें आप ऑलरेडी इतनी बार पढ़ा चुके हैं, और फिर आप ऑलरेडी पढ़ाने के बाद में भी आप बेसिक क्लास में इतना ज्यादा रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि यही आपका पूरा फंडामेंटल्स है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाऊंगा, एनपीओ पढ़ाऊंगा, सिंगल एंट्री पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं वापस बोलूंगा ये देखो बेसिक्स में आ गया। नहीं समझ रहे हो? कितना कितना मार्क्स का है देख कर बताओ ना। फाइनल अकाउंट्स वाला सेक्शन बताओ, 20 से 25 मार्क्स। और वो तो अकाउंट्स का बेसिक है रे, अकाउंट्स का बेसिक है, हर जगह पर यही आते रहेगा। चलो छोड़ो। तो आपको मैं बात कर रहा था सर एक्सपेंस। फिर से बोलो, एक्सपेंस का मतलब क्या? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। क्या गया? कैश जाता है, गुड्स एंड सर्विस आता है। इनकम का मतलब कैश आता है, गुड्स एंड सर्विस जाता है, दैट इज नोन एज इनकम। क्लियर ना? तो एक्सपेंस दो टाइप के, नाम बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे भैया फाइनल अकाउंट्स में तो यही होता है कि नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यार। तो वो फाइनल अकाउंट्स की तैयारी चल रही है समझ लो, रेक्टिफिकेशन की तैयारी चल रही है समझ लो, सब कुछ कनेक्टेड है। सिंगल एंट्री में, फाइनल अकाउंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, सब में, यही एनपीओ में।
तो मेरे को आप ये बताइएगा डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। सामान को रेडी टू सेल, फिर से बोलो, रेडी टू सेल, रेडी टू सेल, सेल नहीं, तैयार होकर बिकने लायक पोजीशन, बिकने लायक पोजीशन में पहुंचाने के पहले का सारा खर्चा को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद का खर्चा को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर से बोलो, रेडी टू सेल पहुंचाने के पहले का सारा खर्चा, मतलब फैक्ट्री दरवाजे में सामान तैयार हो गया और उसके बाद में बेच सकते हो। मान लो मैं कपड़ा मैन्युफैक्चर करता हूं, कपड़ा खरीदता हूं, उसको प्रोसेसिंग करता हूं, कटिंग करता हूं, स्टिचिंग करता हूं, शर्ट बनाता हूं, टी शर्ट बनाता हूं, तैयार कर दिया, तैयार कर दिया, उसके वहां तक जो भी खर्चा लगा वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद में बेचने में जो खर्चा लगेगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी सवाल ही नहीं उठता। बताओ मेरे को इसको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या बताया? जैसे फैक्ट्री तक का सारा खर्चा क्या होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट। उसके बाद क्या होगा? इनडायरेक्ट। नहीं समझे? बोलो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना? तो अगर मान लो ये मेरा रूम है, फैक्ट्री है, और यहां पर मेरा ऑफिस है, तो फैक्ट्री गेट के अंदर का जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट। उसके बाहर का कौन सा? इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा रेंट क्या है, इंश्योरेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, क्लीनिंग क्या है, फलाना क्या है, डिकड़ा क्या है, मुकड़ा क्या है, चिकड़ा क्या है, तिकड़ा क्या है, तो क्या होगा? कहां पर लगा ये बताओ। अगर फैक्ट्री में लगा है, परचेज डिपार्टमेंट में लगा है, तो यहां तक के पहले का अगर खर्चा लगा है तो वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अरे क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद अगर लगा है तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए ना? ये सब तो बचकानी सी बातें हैं। कुछ है इसमें क्या? अरे कुछ भी तो नहीं है यार। क्लियर ना? तो सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आता है ना? फैक्ट्री गेट के पहले का सारा खर्चा, ये मान लो मेरा फैक्ट्री गेट है, ये क्या है? फैक्ट्री गेट। उसके अंदर का खर्चा क्या होगा? डायरेक्ट। उसके बाहर का खर्चा क्या होगा? इनडायरेक्ट। अरे बाप रे, नहीं कुछ नहीं चलो पहले ये बताओ, ये समझ में आया ना? दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई डाउट? नेक्स्ट। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो तरह को धंधो हुआ भाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप नॉर्मली बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बाद में बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट। बस खाली दिमाग पर स्ट्रेस बहुत मत देना, खाली कान खुला रखना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं भैया। एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे ऑब्वियसली। एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। इनकम गेन को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ गए? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट। कहां पर डेबिट करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां पर डेबिट करेंगे? पीएल अकाउंट। कहां पर? पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आएगा नहीं? और वैसे ही ट्रेडिंग बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां पर लिखेंगे? ट्रेडिंग में डेबिट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल में डेबिट। दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड का मतलब समझाया मैंने। एक बार फिर से बता दो, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसमें कहां तक का खर्चा डायरेक्ट है, कहां तक का खर्चा इनडायरेक्ट है? बताओ। फैक्ट्री गेट नहीं, फैक्ट्री गेट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। फैक्ट्री गेट इज रॉन्ग, बट रेडी टू सेल, आरटीएस, रेडी टू सेल, रेडी टू सेल के पहले, सेल की रेडी टू सेल, बिकने लायक पोजीशन, बिकने लायक पोजीशन। रेडी टू सेल के पहले का सारा खर्चा क्या होगा? डायरेक्ट। उसके बाद का सारा खर्चा क्या होगा? इनडायरेक्ट। समझ गए? इसको इन्वेंट्री चैप्टर में भी हम लोग बात करते हैं। इन्वेंट्री चैप्टर में भी हम लोग इसका बात करते हैं, कौन सा खर्चा स्टॉक में इंक्लूड करना है, कौन सा इंक्लूड नहीं करना है, वो छोड़ो उसका बात। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जल्दी जल्दी फटाफट से बता दो सर, सबको सब कुछ पता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते, ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडिंग में डेबिट करते, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट करते। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, और ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। समझ गए? तुम लोग ये बताओ, ये तुमको समझ में आता है ना? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब जगह पर कहां पर? पीएल अकाउंट में। सबको सब कुछ पता है मेरे को, परंतु जानना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। इनकम, इनकम का मतलब क्या बताया? कैश आया, गुड्स एंड सर्विस गया। तो इनकम जो होता है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
जो मेरा मेन धंधा है वहां से अगर मैंने कुछ कमाया तो क्या होगा, डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा कुछ कमाया तो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। मैंने कहा जो मेरा मेन बिजनेस है, अगर मैंने पढ़ाकर आपको कुछ कमाया तो वो क्या होगा मेरे लिए, डायरेक्ट इनकम। अगर मैंने स्टॉक मार्केट से कुछ कमाया तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। नहीं समझ में आया? अगर मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है, कपड़ा बेचकर अगर मैंने कुछ कमाया तो मैं क्या करूंगा उसको, डायरेक्ट इनकम मतलब सेल्स, डायरेक्ट इनकम का मतलब सेल्स। और अगर मान लो फर्नीचर बेचकर कुछ कमाया तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। अगर मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटी शेयर्स में, तो वहां से मेरे को डिविडेंड इनकम मिलता है, वो क्या क्या होगा, डिविडेंड इनकम मेरे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी का डिवेंचर खरीदा हुआ है, बॉन्ड खरीदा हुआ है, उस पर मैंने इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। कोई प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम आ रहा है, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। कोई फ्लैट पड़ा हुआ है, उसको भाड़े पर दे दिया मैंने, तो वो मेरे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। कोई से कमीशन अगर मैंने कमा लिया, वो मेरे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आया ना? तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम को मतलब सेल्स, डायरेक्ट इनकम को सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स को कहां पर लिखते हैं बताओ जल्दी जल्दी, ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम को पीएल में क्रेडिट करते हैं। कहां पर, पीएल। हर तरह के बिजनेस के लिए सेम ही चीजें हैं। आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। चलिए बहुत अच्छे सर। इसके अलावा थोड़ा था बात हम लोगों ने और किया था, गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स। फिर से बोलो कौन सा, गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स का भी बात हम लोगों ने किया था। क्या था बता दो मेरे को जरा, गोल्डन रूल्स क्या था, मॉडर्न रूल्स क्या था, फटाफट से जल्दी जल्दी बता दो। गोल्डन रूल्स क्या बोलता था, गोल्डन रूल्स मतलब ब्रिटिश के रूल्स हैं। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोला, बहुत ही प्यारा सा बकवास सा बात किया, क्या बोला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गोल्डन रूल्स हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते। हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडर्न रूल्स। ठीक है, अगर आपको गोल्डन रूल्स में कंफर्टेबल है कोई बात नहीं, हम लोग जब तक आगे बढ़ेंगे तब तक गोल्डन रूल्स के बाद में मॉडर्न रूल्स में तुमको कंफर्ट मैं कर दूंगा 100% श्योर। तुम खुद बोलोगे गोल्डन रूल्स बकवास है सर, बेकार है, कोई मतलब नहीं। सर बताइए मेरे को, गोल्डन रूल्स के लिए क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अधूरा है ये। इम्पर्सनल में रियल के लिए क्या बोलता है, बस रियल के लिए यही चीज मैं यूज करता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आएगा तो डेबिट करो, जो आएगा तो क्रेडिट करो। परंतु ये रियल अकाउंट में मतलब क्या होता है, रियल अकाउंट का मतलब सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटी की बात नहीं करता है भाई। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, एक्सपेंस और लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करना है, इनकम और गेन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। परंतु ये गोल्डन रूल्स अधूरे रूल्स हैं, जिससे हमारा पेट नहीं भरता, जिससे हमारा काम होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। तब हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स के लिए आपको एक कौन सा चीज डेबिट में, कौन सा चीज क्रेडिट में, उसके लिए मैं एक ट्रायल बैलेंस के हिसाब से समझाता हूं ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अरे बोलो ना, तो बोलो मेरे को जरा फटाफट से, कौन कौन सा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स, अरे 8 चीज बोलो, एसेट्स। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस, और रिजर्व्स और प्रोविजंस तो हम लोगों ने बात किया ही नहीं है। रिजर्व्स और प्रोविजंस को तो क्रेडिट बैलेंस होता है, अभी उस पर चर्चा ही नहीं होगा, अभी तो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस। फिर इसके बाद में 4 आइटम, पहले 4 आइटम ऊपर के, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, रिजर्व्स, प्रोविजंस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला 4 आइटम, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, लॉस का डेबिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, और गेन का क्रेडिट बैलेंस। सिंपल है एकदम। तो सर बहुत ही बतकाना सा बात है, अगर जिनका डेबिट बैलेंस है उनको अगर बढ़ाना हो डेबिट करोगे, घटाना हो क्रेडिट करेंगे। जिनका क्रेडिट बैलेंस है बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, घटाने के लिए डेबिट करेंगे। ये बोलना बहुत आसान होता है पर इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज का कंसेप्ट, एक्सपेंस और लॉस का कंसेप्ट तो फिर भी ठीक समझ में आता है। एसेट्स और लायबिलिटीज में थोड़ा झमेला होता है। पार्टी का अकाउंट, किसी आदमी से मेरे को फ्यूचर में पैसा लेना है, किसी आदमी से मेरे को फ्यूचर में पैसा लेना है, वो मेरा क्या है, एसेट्स। डेटर्स मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स। किसी आदमी को मैंने माल बेचा है, वो मेरे लिए क्या बन गया, एसेट। तो अगर मैंने उसको माल बेचा तो वो में क्या हो गया, मान लो मैंने बी को माल बेचा तो क्या हो गया बताओ ना, वो मेरा बी क्या हो गया, एसेट्स। डेटर्स हो गया ना, अरे बी क्या हो गया, डेटर्स। समझ में आता है ना, बोलते नहीं हो। बी मेरे लिए क्या हो गया, डेटर्स। तो डेटर्स को डेबिट करेंगे, ऐसे 2 तरह से सोच सकते हो, डेबिट द रिसीवर करके
या फिर एसेट्स बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एसेट्स को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, डेबिट कर दिया। समझ में आ गया ना। वैसे ही जब वो पैसा देगा मेरे को, जब वो पैसा देगा, डेटर से मेरे को पैसा मिलेगा तब क्या होगा, एसेट्स घट जाएगा। अरे एसेट्स घट जाएगा, मैंने 10 लाख रुपए का माल बेचा था, वो मेरे को 3 लाख रुपए दे दिया, तो वो मेरा एसेट्स घट गया ना। मेरा अब बाकी कितना बच गया, 7 लाख, 7 लाख। तो 3 लाख रुपए के लिए क्या एंट्री पास करूंगा मैं, डेटर्स को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। यहां पर गोल्डन रूल्स आसान हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते पर आसान हो जाते हैं। कहीं कहीं पर गोल्डन रूल्स इजी है, मॉडर्न रूल्स डिफिकल्ट है बट कंप्लीट है। तो 3 लाख रुपए मेरे को मिला तो मेरा एसेट्स घट गया, तो डेटर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। खैर चलो छोड़ो, बताओ समझ में आता है ना। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की बात करके मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक्सपेंस और इनकम के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कुछ गया रिटर्न में कुछ आया। क्या बोलो तो कैश जाता है, गुड्स एंड सर्विस आता है ना जनरली। और इनकम के लिए क्या होता है, उल्टा। ए के लिए क्या हो गया ये एक्सपेंस, बी के लिए क्या होगा, इनकम। तो मेरे को आप लोग ये बताइएगा, इसमें कुछ बताने लायक अब बचा नहीं है। इतना बार मैंने आपको ठोक ठोक कर दिमाग में सेट कर दिया कि अब बचा नहीं है कुछ। तो बताओ मेरे को, एक्सपेंस और इनकम के लिए क्या बोला था मैंने, एक कंसेप्ट और होता था, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। फिर से बोलो क्या, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अभी बेसिक्स में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, परंतु बाद में जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही चाइल्डिश चीज था, कुछ था ही नहीं है सब। तो कितना बार हम लोग रिवाइज कर लिए इसको। कैश बेसिस का मतलब सिर्फ किसके, कौन से टाइम पर रिकॉर्ड करता है, कैश के मूवमेंट पर रिकॉर्ड करता है। कैश जाएगा या कैश आएगा तभी रिकॉर्ड करेगा। यहां पर गुड्स एंड सर्विस के टाइम पर रिकॉर्ड एंट्री पास नहीं करता, परंतु एक्रूअल बेसिस दोनों पर एंट्री पास करता है, याद है ना। परंतु खर्चा कब लिखेगा, जब गुड्स एंड सर्विस आएगा या गुड्स एंड सर्विस जाएगा। जब गुड्स एंड सर्विस आएगा या गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब खर्चा लिखेगा। और जब कैश पेमेंट रिसीव्ड होगा तब तो बी एंट्री पास करेगा। दोनों टाइम पर एंट्री पास करेगा कि एक टाइम पर, दोनों टाइम। एक्रूअल बेसिस क्या चीज, एक्रूअल बेसिस का ही दूसरा नाम क्या होता है, मर्केंटाइल बेसिस। एक्रूअल बेसिस कौन सा टाइम पर एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करता है, गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट। कौन सा टाइम पर, गुड्स एंड सर्विस। और कैश के मूवमेंट पर भी एंट्री तो पास करना ही पड़ता है, वो छोड़ो, दिमाग पर जोर मत दो। हम लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं कि एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल, कैश की एक्रूअल, एक्रूअल बेसिस। खत्म करें क्या, सुनिए। अब अकाउंट्स का बेसिक प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला प्रोसीजर मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स आई विल बी टॉकिंग, एन नंबर ऑफ टाइम्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग। सबसे पहले अकाउंट्स में आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस लिख लो अपना कॉपी में। टॉपिक का हेडिंग है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लिखना मतलब। एक बार फिर से बोलो, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कहां पर लिखते हैं, बताओ ना, जर्नल। सुनो, तो मेरे को आप ये बताइएगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, बताओ ना, जर्नल। फिर से बोलो कहां पर, जर्नल। लिखना मत। उसके बाद में ट्रांजैक्शंस को कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, लेजर। उसके बाद में ट्रांजैक्शन को कहां पर लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद में आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। एक बार फिर से बता दो, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कहां लिखते हैं, जर्नल। उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। कोई नया चीज है, नॉट अ सिंगल थिंग न्यू। नाउ व्हाट वी विल बी टॉकिंग ना, दैट इज समथिंग वेरी वेरी कंसेप्चुअल, वेरी वेरी लॉजिकल। एंड सबको सब कुछ पता है, आई नो दिस, बट आपको मैं ये बता दूं, 7-8 क्लास पढ़ने के बाद में यू विल फील द डिफरेंस। ओ माय गॉड, ये था अकाउंट्स और हम क्या पढ़े थे, मतलब इतना इजी चीज था और हम इतना कॉम्प्लेक्स करके रखे थे अपनी लाइफ को। कुछ नहीं है, फंडामेंटल्स एकदम पत्थर की तरह होने चाहिए सर, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है। जर्नल जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, 8 स्पेशल जर्नल, लिखना नहीं है। एक बार फिर से बोलो, कौन से, 8 स्पेशल जर्नल। और एक होता है जर्नल प्रॉपर। एक बार फिर से बोलो, 8 स्पेशल जर्नल और एक दूसरा क्या होता है, जर्नल प्रॉपर। एक बार नाम बताओ, जर्नल कितना टाइप का, 8, 2 टाइप का, 8 स्पेशल जर्नल और एक जर्नल प्रॉपर। लेजर जो होते हैं वो लिखते 3 टाइप के हैं, पर होता असल में 4 टाइप का है। वो क्या होता है मैं बात करूंगा, अभी रुको। 8 स्पेशल जर्नल में होता है, नाम बताओ मेरे साथ साथ में, कैश बुक, मेरे साथ साथ में याद करो, कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक। एक बार याद करो, 8 किताब में 4 नाम, कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक। फिर परचेज और सेल्स का उल्टा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज डे बुक में क्या आएगा, परचेज किया। परचेज रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न दिया।
परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर? और एक आता है बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल। एक बार मेरे साथ साथ में 8 नाम एक बार दिमाग में सेट कर लो भाई। कि 1 मिनट रुको, स्ट्रक्चर पहले समझो। ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले कहां पर? जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। जर्नल कितने टाइप के? 2, 8 स्पेशल जर्नल और एक जर्नल प्रॉफिट। 8 स्पेशल जर्नल के नाम बताओ। कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। क्लियर ना? पक्का? बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा चीज है ये। सर कैश बुक में क्या चीजें लिखी जाती हैं? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कैश बुक जो है वो टी फॉर्मेट में बनाया जाता है। किस फॉर्मेट में? टी फॉर्मेट में बनाया जाता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये जर्नल का भी पार्ट होता है और लेजर का भी पार्ट होता है। क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो? नो नीड टू राइट। मैं बुक में दिखा दूंगा आपको, लिखो मत। बुक में आपको मैं दिखा दूंगा। पेज नंबर पलट के बोलो तो कितना? 5 नंबर 6 नंबर पर है ये सब। मत लिखो, 5-6 पर है। अभी रुको, आपको लिखना नहीं है। पेज नंबर 5-6 पर है मेरी बुक में, अभी मत लिखो। सुनो, जर्नल 2 टाइप के। नाम बताओ कौन कौन से? स्ट्रक्चर जब तक नहीं दिमाग में सेट करूंगा तब तक पढ़ा नहीं पाऊंगा। जर्नल 2 टाइप के, 8 स्पेशल जर्नल और एक जर्नल प्रॉफिट। कैश बुक, परचेज पेटी कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेड। कैश बुक का मतलब होता है ये जर्नल का भी पार्ट होता है और लेजर का भी। फिर से बोलो, जर्नल का भी और लेजर का। ये टी फॉर्मेट में बनता है। किस फॉर्मेट में? लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में। लिखना नहीं है कुछ, पूरा चैप्टर है। कैश बुक में सारा तरह का रिसीप्ट्स, सारा तरह का पेमेंट्स आता है। फिर से बोलो, सारा तरह का रिसीप्ट, सारा तरह का पेमेंट्स आता है। कैश बुक जो है कैश बेसिस पर बनता है। फिर से बोलो, कैश बुक कौन सी बेसिस पर बनता है? कैश। कहीं से भी पैसा आए कैश बुक में डेबिट करोगे, कहीं पर भी पैसा जाए कैश बुक में क्रेडिट करोगे। फिर से बोलो, कैश बुक में क्या चीज आती है? कैश रिसीप्ट्स, कैश पेमेंट्स। फिर से बोलो, कैश रिसीप्ट्स, कैश पेमेंट्स। फिर से बोलो, कैश एंड बैंक रिसीप्ट्स और कैश एंड बैंक पेमेंट। असल में कैश और बैंक रिसीप्ट वर्ड गलत है। कैश में जो पैसा मिला और बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया। फिर से बोलो, कैश रिसीप्ट और बैंक डिपॉजिट्स। कैश में जो पैसा आया और बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया, समझ गए? वो आता है। वैसी कैश पेमेंट और बैंक से विड्रॉवल। कैश पेमेंट और कैश का पेमेंट और बैंक से विड्रॉवल्स। असल में ये जनरली 2 कॉलम में बनती है। कितनी कॉलम? जनरली 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 बोल रहा हूं मैं, 2 कॉलम में बनती है। एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। ये जो कैश का कॉलम रहता है, इट इज समथिंग लाइक कैश का जर्नल भी होता है, कैश का लेजर भी होता है। बैंक का जो कॉलम रहता है, बैंक का जर्नल भी होता है, बैंक का लेजर अकाउंट भी होता है। तो अलग से बाद में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। फिर से बोलो, जर्नल एज वेल एज लेजर। यहां पर क्या क्या लिखा जाता है जल्दी बताओ? कैश रिसीप्ट्स, कैश पेमेंट्स। रोकड़ा 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 जो हाथ में है, समझ रहे हो ना? 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट। आगे नहीं बढ़ सकते हम, 500 के ऊपर नहीं बढ़ सकते। जब हम लोग पैदा भी नहीं होते तब 2000 का नोट चलता था, याद है? When we were not even born in 2023। अरे समझ गए? ठीक है, देखा भी नहीं होगा। पिंक पिंक कलर का 2000 का नोट था। छोड़ो तो छोड़ो, वो कैश जब आएगा, कैश जाएगा, तब वो सारा चीज कैश। और बैंक में डिपॉजिट्स, बैंक विड्रॉवल्स, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक विड्रॉवल्स को लिखा जाता है कैश बुक में। ये कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। कौन से बेसिस पर? कैश। कैश आएगा, कैश जाएगा, तब लिखेंगे। गुड्स एंड सर्विस की बात नहीं होती है यहां पर, कैश की बात होती है। कैश के मूवमेंट पर दिमाग लगाता है। ये खत्म करें क्या? कैश बुक में सारे तरह के कैश, चाहे वो फिक्स एसेट्स रिलेटेड हो, चाहे वो करंट एसेट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फिक्स एसेट्स से रिलेटेड हो। अगर माल बेचा, उससे पैसा आया तो भी लिखेंगे। फर्नीचर बेचकर पैसा आया तो भी लिखेंगे। शेयर बेचकर पैसा आया तो भी लिखेंगे। लोन लेकर पैसा आया तो भी लिखेंगे। आदमी बेचकर पैसा आया तो भी लिखेंगे। अरे आदमी मतलब सर्विस। कहीं से भी पैसा आए, कहीं पर भी पैसा जाए, सामान खरीदने में पैसा गया तो भी लिखेंगे, माल खरीदने में पैसा गया तो भी लिखेंगे, आदमी खरीदने में पैसा आदमी खरीदने मतलब सर्विस, एम्प्लॉय का सर्विस। कोई भी चीज में पैसा आएगा जाएगा तो कैश बुक में लिखेंगे। इसको बोलते हैं कैश बुक। इसी का छोटू होता है, छोटा भाई होता है पेटी कैश बुक। क्या होता है? पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक क्या होता है? बड़ा प्यारा छोटा चीज है। अच्छा, ये कैश बुक, पेटी कैश बुक किसका पार्ट है? 8 स्पेशल जर्नल। कैश बुक पे सारा कैश ट्रांजैक्शन रखते हैं, पर पेटी कैश बुक पे छोटे मोटे कैश ट्रांजैक्शन रखते हैं।
अब ये छोटे मोटे कैश का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे कैश का मतलब बड़ा ही प्यारा सिंपल सा रियल लाइफ का बात करता हूं। जैसे फैमिली में, घर में देखते हैं, पापा पैसा कमाते हैं, तो जो बड़ा बड़ा खर्चा है, बड़ा बड़ा खर्चा मतलब अब तुम्हारा ट्यूशन फीस देना है, ठीक है, इट्स अ बिग अमाउंट, कॉलेज का फीस देना है, घर का रेंट देना है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, मान लो, समझ रहे हो, बोलो, कोई मेडिकल एक्सपेंस है, तो वो सब सारा खर्चा मोटा कैश जो होता है वो सब पापा पेमेंट करते हैं, दैट इज अ बिग कैशियर, मेन कैशियर। परंतु छोटे मोटे खर्चों के लिए मम्मी को पैसा देते हैं, बोलो, अब 2 किलो आलू खरीदना है, उसके लिए पापा को फोन करोगे, पापा 2 किलो आलू खरीदे हैं, पेमेंट कर दीजिए, हम स्कैन कोड भेज रहे हैं, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया? अच्छा उसको तो ठीक है, वो तो पापा कर देंगे। अब मान लो तुमको सिगरेट पीना, पापा हम सिगरेट लिए, 20 रुपए उसको पेमेंट कर दिए, नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। तो तुमको, मम्मी को, तुम्हारी सिस्टर को, तुम्हारे ब्रदर को, फैमिली में जितने मेंबर है सबको थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं ना। मम्मी को पैसा दे दिए भाई राशन पानी के लिए 30,000, 40,000 वट एवर द अमाउंट में भी, तुमको दे दिए सिगरेट चाय पानी के लिए मान लो 2,000 रुपया दे दिए हफ्ते भर का, एग्जाम्पल दे रहे हो। तो ये क्या है, तुम लोग क्या बन गए? पेटी कैशियर। क्या बन गए? पेटी कैशियर। द सेम हैपेंस इन द बिजनेस, द बिग मनी इज हेल्ड बाय द बिग कैशियर एंड द स्मॉल ट्रांजैक्शंस आर हेल्ड बाय द पेटी कैशियर। हम अपने बिजनेस में भी करते हैं, बड़ा जो मोटा कैश होता है, जैसे स्टेशनरी का मेरा मोटा पेमेंट होता है, सैलरी का मोटा पेमेंट होता है, रेंट का मोटा पेमेंट होता है, इलेक्ट्रिक का मोटा पेमेंट होता है, तो ये मोटा पेमेंट के लिए हम पेमेंट करते हैं मेरे कंट्रोल में। और दूसरा जो छोटा मोटा है उसके लिए स्टाफ को दे दिया, अच्छा ठीक है यार, चाय पानी नाश्ता साफ सफाई क्लीनिंग मेंटेनेंस स्टेशनरी ये सब के लिए छोटू कैशियर को दे दिया, भाई तुम रखो 5,000 रुपए रखो, हफ्ता भर बाद दिमाग लगाना, समझ रहे हो? दैट इज पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक में छोटा मोटा बिजनेस का छोटा मोटा ट्रांजेक्शन रखते हैं, बिजनेस का छोटा मोटा साफ सफाई क्लीनिंग मेंटेनेंस स्टेशनरी का रेंट नहीं बोलना चाहिए, ट्रैवलिंग का ये सब खर्चा। तो दैट इज पेटी कैश बुक, दैट इज ऑलमोस्ट प्रिपेयर इन द सेम वे। ये एक अलग चैप्टर है, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। कौन सा चैप्टर? कैश बुक एंड सब्सिडरी। फिर से बोलो, कौन सा चैप्टर का नाम है? कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक, ठीक है। बहुत ही प्यारा चीज है, परचेज बुक, सेल्स बुक। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखते हैं। फिर से बोलो, 2 चीज बोला मैंने, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधारी पर माल खरीदा है, 2 वर्ड बोला मैंने, उधारी पर माल खरीदा है, तब कहां पर लिखेंगे? परचेज बुक, समझ गए? उधारी पर क्या खरीदा है? माल खरीदा है, तब क्या लिखेंगे? परचेज बुक। उधारी पर माल बेचा है तो कहां पर लिखेंगे? सेल्स बुक। उधारी पर होना चाहिए और सामान होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। उधारी पर जो माल खरीदा है उसको कहां पर लिखेंगे? परचेज बुक। उधारी पर जो माल बेचा उसको कहां पर लिखेंगे? सेल्स बुक। अरे समझ गए? अगर कैश में कोई माल खरीदा है तो वो कहां पर लिखोगे तुम? बहुत ही बढ़िया, कैश बुक में लिखोगे। नहीं समझा? कैश में अगर कोई माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, मान लो मेरा कपड़े का व्यापारी हूं तो माल क्या होगा? मेरे लिए कपड़ा होगा। मान लो मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे लिए माल क्या होगा? रॉ मटेरियल क्या होगा? आटा होगा, मैदा होगा, चीनी होगा, नमक होगा, समझ रहे हो? कैरेमल होगा, फ्लेवर्स होगा, एसेंस होगा, प्रिजर्वेटिव होगा, केमिकल होगा, ये सब चीजें मेरे लिए क्या होगा? ये माल जब मैं खरीदूंगा तब मेरा क्या लिखूंगा? उधारी पर खरीदूंगा तब कहां पर लिखूंगा? परचेज बुक। पर अगर कैश में खरीदूंगा तब कैश बुक। अगर फर्नीचर मैंने कैश में खरीदा तो कहां पर लिखूंगा? कहां पर? कैश बुक। 2 शब्द बोला मैंने, उधारी पर गुड्स परचेज किया या सेल किया तब परचेज बुक और सेल्स बुक पे लिखेंगे, समझ गए? अगर वही चीज कैश में खरीदता तब कहां पर लिखते? कैश बुक। अगर कैश में एसेट्स परचेज किया है, सेल किया, तब कहां पर लिखेंगे? कैश बुक। फिर से बोलो, कहां पर? कैश बुक। नहीं समझ में आया? एक और चीज हो सकता है, उधारी पर अगर एसेट्स परचेज सेल किया है, फर्नीचर खरीद के ले आए, उधारी पर देंगे 6 महीने बाद, तब कहां पर लिखेंगे? परचेज बुक में नहीं लिखेंगे, तब उसको जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। कहां पर? जेपी, जर्नल प्रॉपर। कहां पर? जर्नल प्रॉपर। नहीं समझ में आया? मैंने कहा उधारी पर अगर सामान परचेज किया, जिस चीज का मैं धंधा करता हूं, व्यापार करता हूं, वो चीज खरीदा है, बेचा है, तब कहां पर लिखेंगे बताओ? परचेज बुक और सेल्स बुक। आया समझ में? नहीं आया? बोलो, अरे बोलना भाई। अगर उधारी पर सामान खरीदा या बेचा तब कहां पर लिखेंगे? परचेज या सेल्स बुक। और अगर उधारी पर फिक्स एसेट्स परचेज सेल किया है, उधारी पर खरीदा है, तो पहला बात, उधारी पर खरीदा है तो इसमें तो आएगा नहीं। अब उधारी पर खरीदा है, गुड्स नहीं है, उधारी पर फिक्स एसेट्स खरीदा है, तब कहां पर आएगा? इसमें तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें सिर्फ उधारी पर गुड्स आता है। अब उधारी पर फिक्स एसेट परचेज किया है तो ऑब्वियस बात है कैश बुक में नहीं आएगा, कैश बुक पे नहीं आएगा, क्योंकि कैश बुक में कैश पेमेंट और रिसीप्ट आता है। तो वो कहां पर लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर। बोलो, 100% श्योर है? नहीं आया लग रहा है, हाँ या ना?
चलिए, शुड आई रिपीट दिस? फिर से बोले? चलो एक काम करो, तुम लोग बताओ मेरे को, अब करेक्ट बताना तुम लोग। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश बुक। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया है, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक। मशीनरी परचेज ऑन कैश, मशीनरी परचेज ऑन कैश, कैश कैश कैश, कहां पर? कैश बुक। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, जर्नल प्रॉपर में आएगा। खत्म ना? नहीं आया लग रहा है। अरे हाँ या ना? फिर से बोलो। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश, कहां पर? कैश बुक में आएगा ना? कैश में बेचा है, कैश में बेचा है। गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सुनाई नहीं दिया? सेल्स डे बुक। पक्की बात है, उधारी पर माल बेचा है ना? मेरे को लग रहा है सर के ऊपर से चला गया। समझ में आ गया? मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा है, कैश में बेचा है तो वो कहां पर आएगा? कैश बुक। कैश में बेचा, कैश में खरीदा, वो कहां पर आएगा? कैश बुक। सामान खरीदा बेचा या मशीनरी खरीदा बेचा उससे कोई मतलब नहीं है, कैश में खरीदा बेचा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश कहां पर आएगा? कैश बुक। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल्स डे बुक। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? मैं फिर से बोलता हूं, उधारी पर, उधार का मतलब समझते हो? क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं, क्रेडिट का मतलब उधार। यहां पर डेबिट क्रेडिट पे तो क्रेडिट होता ही है, क्रेडिट का मतलब उधार। उधारी पर गुड्स, गुड्स माल जिसका मैं धंधा करता हूं, व्यापार करता हूं, वो खरीदा या वो बेचा, बस वो चीज आएगा परचेज और सेल्स बुक में। ठीक। कैश बुक में क्या आएगा? कैश में कुछ भी खरीदो बेचो, गुड्स खरीदो बेचो, मशीन खरीदो बेचो, सब आएगा। बोलो। और जो चीज इनमें नहीं आ पाए, इन 8 में जो चीज नहीं आता वो कहां पर आता है? जर्नल प्रॉपर। आया अभी भी नहीं? तो मैंने आपको बोला उधारी पर गुड्स परचेज सेल किया है, कहां पर आएगा? परचेज बुक और सेल्स बुक। कैश में गुड्स परचेज सेल किया है, कैश बुक। कैश में मशीनरी परचेज सेल किया है, कैश बुक। कैश में किया है, उधारी पर मशीनरी परचेज सेल किया है, जर्नल प्रॉपर। इसके अलावा मैंने कुछ बोला ही नहीं। समझ गए? रट्टा मार रहे हो? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? कुल मिलाकर याद करो, परचेज और सेल्स बुक में क्या चीज आता है? उधारी पर सामान, उधारी पर गुड्स जिसका मैं धंधा करता हूं, व्यापार करता हूं, वो खरीदा बेचा तो कहां पर आएगा? परचेज डे बुक या सेल्स डे। ठीक। और वही जब रिटर्न होगा तब होगा परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। मेरे ख्याल से दिमाग में एकदम पूरा सेट हो गया तुम्हारा। भाई साहब ये चीज 3 जगह पर आएगा, बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं, एक सब्सिडरी बुक्स बोलकर, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक बोलकर चैप्टर है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तो तुमको दिमाग में एकदम स्क्रू टाइट कर दूंगा, दिमाग में एकदम ठोक दूंगा। ओहो ये कील ठोका हुआ है सर, ये निकाल नहीं सकोगे, दिमाग में एकदम सेट कर दूंगा इस चीज को। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 100 में से 90 बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि यहां का उनका फंडामेंटल्स गड़बड़ होता है। अब तुम्हारा गलती नहीं होगा। पक्का क्लियर है? नहीं क्लियर है? गुड। अब ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक क्या होता है? भाई साहब ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल जो है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी आएगा, लॉ में, अकाउंट्स में भी एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ये बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक क्या होता है? सर व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल, व्हाट इज बिल्स पेबल? बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है? आराम से शांति से भगदड़ के बिना समझो। इस पूरे सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में, लॉ में, हर जगह पर मैं अपने आप को ए मानूंगा। क्या मानूंगा? ए, सेलर। क्या मानूंगा? सेलर। और सामने मान लो यहां पर कोई एक जन बैठा है, उसको मैंने माल बेचा है, मैं ए मानूंगा अपने आप को। मैं कौन मानूंगा अपने आप को? ए। मैंने बी को 10 लाख रुपए का माल बेचा है, ए सोल्ड गुड्स टू बी 10 लाख। ए ने बी को कितने का माल बेचा है? 10 लाख। ठीक है। मैं ए, मैंने तुमको 10 लाख का माल बेचा, मैंने तुमको बोला पैसा दो, तुमने बोला सर 6 महीने बाद देंगे। ये क्रेडिट सेल है कि कैश सेल्स है? सुना नहीं दिया? क्रेडिट सेल्स है, हाँ या ना? मैंने तुमको बोला पैसा दो, तुमने बोला 6 महीने बाद पैसा देंगे, उधारी पर माल बेच दिया। तो मैंने तुमको बोला भैया 6 महीने बाद पैसा दोगे तुम, क्या गारंटी क्या है? कुछ लिख कर दो, कुछ लिख कर दो। समझ गए? क्या होता है, मान लो मैं ए, मैंने इसको 10 लाख का माल बेचा। कितने का माल बेचा? 10 लाख। ऐसे उंगली से दिखाओ, 10 लाख। ठीक है, पक्का? ऐसे करके रखो, कैदी नंबर 10 लाख। अरे करके रखो, कैदी नंबर 10 लाख। हाँ फोटो खींचो, क्लिक, लिखा हुआ है ना? तो मैंने इसको 10 लाख का माल बेचा। ठीक है, मैं कौन हूं? ए। ये कौन है? बी। कौन है ये? बी। समझ गए? तो अब मैंने इसको बोला भैया पैसा दो, तुम, इसने मेरे को बोला सर 6 मंथ्स के बाद पैसा देंगे। तो मैंने बोला भाई क्या गारंटी दे दोगे? तो बोला सर लिख कर देते हैं। कोई बात नहीं। तो लिख कर जो देते हैं, इसके लिए मैंने एक पेपर लिया, स्टाम्प पेपर लिया। क्या लिया? स्टाम्प पेपर लिया। उसमें इसको ऑर्डर दिया, सुन तुम मेरे को 6 महीने बाद पैसा देगा। बोला देगा कि नहीं देगा? हाँ देंगे। बोलो। तो मैंने ऑर्डर दिया
आई ऑर्डर यू दैट यू विल पे मी आफ्टर 6 months 10 लाख रुपीज। इस ऑर्डर को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर से बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? जो आदमी सेलर है वो इसको ऑर्डर दे रहा है, सुन तुम मेरे को 6 महीने के बाद 10 लाख रुपए देगा, मैंने तुमको ऑर्डर दिया है और तुम इसको लिया और इस पर साइन किया, इस पर साइन कर, इस पर साइन किया, इस पर अंगूठा लगाया, साइन किया। इस ऑर्डर को आप क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ गए? बोलो। परंतु अगर मान लो खुद ही अगर लिख कर देता है, सर हम आपको 6 महीने बाद पक्का पैसा देंगे, अगर ये खुद अपने चलाकर लिख कर देता है, तब उस कागज को बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट। नहीं आया? फिर से बोलते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? नहीं आया बेबी। मैंने बोला, मैंने तुमको ऑर्डर दिया, मैंने बनाया एक पेपर और मैंने तुमको बोला सुन तुम मेरे को 6 महीने बाद पैसा देगा, तो इस ऑर्डर को आप क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये साइन करके मेरे को रिटर्न कर देगा, इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। और मैंने ऑर्डर नहीं दिया, ये खुद ही चलाकर बोल रहा है, सर हम आपको 6 महीने बाद देंगे पैसा, आई प्रॉमिस दैट आई विल पे। दैट प्रॉमिस इज नोन एज प्रॉमिसरी नोट। फिर से बोलो, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आया? मैंने तुमको ऑर्डर दिया है, सुन तुम मेरे को 6 महीने बाद पैसा देगा, तो इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर ये खुद चलाकर अपने आप मेरे को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 6 महीने बाद पैसा दूंगा, दैट इज नोन एज प्रॉमिसरी नोट। दोनों सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? ऑलमोस्ट सेम है ना। अकाउंटिंग के अंदर में दोनों सेम है, लॉ में दोनों अलग अलग है। अकाउंट्स का दोनों सेम है, अकाउंट्स में दोनों सेम। आया अभी भी नहीं? अरे हाँ या ना? एक चीज। दूसरी बात, मेरे को इस कागज के बदले में पैसा लेना है, मेरे को इस कागज के बदले में पैसा लेना है, तो मेरे लिए बोलेंगे उस कागज को बिल्स रिसीवेबल। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। नहीं समझ में आया? इस महाशय को पैसा देना है, अरे इस महाशय को पैसा देना है, इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। कोई डाउट? अकाउंट्स की क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स का कोई फर्क नहीं है, लॉ की क्लास में होता है, छोड़ो भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में होता है डिफरेंस। क्लियर ना? फिर से बोले, जाओ बैठो। तो सर मैं आपको इस चैप्टर में बार बार इसको बुलाऊंगा नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात जब मैं करूंगा तो मैं तुमको बोलूंगा, मैं तुमको सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, मैंने तुमको 10 लाख का माल बेचा, मैंने तुमको ऑर्डर दिया है, सुन तुम मेरे को पैसा देगा, तो इस ऑर्डर को क्या बोलेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल नहीं बोल रहे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरे को इसके बदले में पैसा लेना है, मेरे लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। तेरे को इसके बदले में पैसा देना है, तुम्हारे लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। नहीं समझ में आया? मैं अगर तेरे को ऑर्डर देता हूं तब तुम मेरे को पैसा देगा, उस कागज को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। और तुम खुद चलाकर मेरे को लिख कर देते हैं, तब क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया? वो लॉ की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। ए सुन तुम पैसा देगा, ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। और प्रॉमिसरी नोट इज एन अंडरटेकिंग। हाँ सर हम आपको पैसा देंगे। आया नहीं अभी भी? तो मेरे को पैसा लेना है, मेरे लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। तेरे को पैसा देना है, तुम्हारे लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। अकाउंट्स में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बोलते हैं, लॉ की क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही बोलते हैं बस। अरे हाँ या ना? डाउटफुल है? तो मैं अपनी बुक्स में कहां पर लिखूंगा? बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखूंगा इस चीज को, और तू अपनी बुक्स में कहां पर लिखेगा? बिल्स पेबल बुक में लिखेगा। 100% क्लियर हो गया कि नहीं? नहीं हुआ अभी भी? तो ये ट्रांजैक्शन 2 जगह पर रिकॉर्ड होगा। जब मैं माल बेचूंगा तो मैं कहां पर लिखूंगा? सेल्स डे बुक। उधारी पर माल बेचा, सेल्स डे बुक में लिखूंगा। जब तुम मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देगा, मतलब मैंने बनाया तुमने साइन करके दिया, तब मैं उसको बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखूंगा। हाँ या ना तो बोलेगा। और जब 6 महीना बाद तू मेरे को पैसा देगा, तब मैं उसको कैश बुक में लिखूंगा। कहां पर? कैश बुक में। कैश कलेक्शन हुआ। नहीं समझ में आया? ये एक्रूअल बेसिस का झोल है रे। एक्रूअल बेसिस में इतना माता बच्ची होता है। आया नहीं अभी भी? पक्का? जब मैंने माल बेचा तब कहां पर लिखूंगा मैं? सेल्स डे बुक। जब मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज तू साइन करके देगा, कहां लिखूंगा? बिल्स रिसीवेबल बुक। जब पैसा मिलेगा तब कहां लिखूंगा? कैश बुक। हे प्रभु, समझ में आ गया? कौन सा ट्रांजैक्शन कहां पर? दिमाग में एकदम पूरा सेट हो गया। जो ट्रांजैक्शन स्पेशल जर्नल में नहीं लिख पाते उसको आप लिखते हैं जर्नल प्रॉपर। कहां पर? मैंने कहा जो ट्रांजैक्शन स्पेशल जर्नल में नहीं लिख पाते उसको कहां लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर। क्लियर ना? कोई डाउट है? तो जर्नल प्रॉपर में क्या चीजें आती है? जर्नल प्रॉपर में क्या चीजें आती है? जर्नल प्रॉपर में आती है जैसे उधारी पर फिक्स एसेट्स खरीदा बेचा, उधारी पर फिक्स एसेट्स खरीदा बेचा। कोई डाउट है? और भी आती है कई सारी चीजें, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। फिर से बोलो, उल्टा बोलो, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री। फिर से बोलो, क्या? क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री। पहले क्लोजिंग एंट्री पास होता है, फिर ओपनिंग एंट्री पास होता है। फिर से बोलो, पहले क्लोजिंग एंट्री पास होता है, फिर ओपनिंग एंट्री पास होता है। क्यों सर? दिमाग पर जोर मत दो।
नॉमिनल अकाउंट को इस साल पहले बंद करते हैं, वो उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। फिर अगले साल रियल और पर्सनल अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज ओपनिंग एंट्री। मत लोड लो, अभी पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं फाइनल अकाउंट्स में। क्लोजिंग एंट्री आता है, ओपनिंग एंट्री आता है, रेक्टिफिकेशन एंट्री आता है। अरे क्या आता है? रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री आता है। मत दिमाग लगाओ, समझ गए? बोलते नहीं हो। तो ये सब सारी चीजें कहां पर आता है? जर्नल प्रॉपर। जो इन 8 में नहीं लिख पाए उसको कहां पर लिखना पड़ता है? जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया शायद तुमको। सर इसको लिखवा दीजिए, बता दूंगा मैं कहां पर है, तब समझ में आना ज्यादा जरूरी है लिखने से ज्यादा। और ये तुमको आगे पढ़ते 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 इतना क्लियर हो जाएगा कि तुम खुद बोलोगे सर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तुमको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कहां पर लिखते हैं? जर्नल, फिर इसके बाद लेजर, फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर इसके बाद फाइनल। जर्नल कितने टाइप के? 2। कौन कौन से? 8 स्पेशल जर्नल और 1 जर्नल प्रॉपर। 8 स्पेशल जर्नल में बिना देखे नाम बताओ। कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। किसमें क्या आता है? दिमाग में सेट हुआ? कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस। फिर से बोलो, कैश और बैंक। कैश रिसीप्ट्स, कैश पेमेंट्स। फिर से बोलो, कैश रिसीप्ट्स, कैश पेमेंट। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक विड्रॉवल्स। कोई डाउट? पेटी कैश बुक में छोटे मोटे कैश ट्रांजैक्शंस। परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक। उधारी पर गुड्स परचेज या गुड्स सेल किया, वो कहां पर आएगा? परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक। वही जब रिटर्न होगा तब परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न। उसमें उतना लोड नहीं लेना, क्लियर ना? कैसे होगा? अलग चैप्टर है। कैसे होगा? अलग चैप्टर। बीआरबीपी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। पहले बताओ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया क्या? फटाफट बताओ। मैंने तुमको 10 लाख का माल बेचा, तुमने बोला 6 महीने बाद पैसा देंगे, तो मैंने तुमको बोला ऑर्डर दिया है तुम 6 महीने बाद पैसा देगा। इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर तुम खुद चलाकर मेरे को बोलता है हाँ सर हम आपको 6 महीने बाद पैसा देंगे, तब क्या बोलेंगे? प्रोमिसरी नोट। समझ गए? मैं कौन? सेलर। तू कौन? बायर। मैं कौन? ए सेलर। तुम कौन? बी बायर। ए और बी छोड़ो, सेलर बायर। समझ में आ गया? अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट का अकाउंटिंग सेम होता है, कोई फर्क नहीं है। मेरे को इसके बदले में पैसा लेना है तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल, तेरे को पैसा देना है तुम्हारे लिए बिल्स पेबल। मैं कहां पर लिखूंगा? बिल्स रिसीवेबल बुक। तुम कहां पर लिखेगा? बिल्स पेबल बुक। ये ट्रांजैक्शन को 3 जगह पर लिखा जाएगा। जब माल बेचूंगा, सेल्स डे बुक। जब मैं माल बेचूंगा, सेल्स डे बुक। जब तुम मेरे को बिल देगा तब बिल्स रिसीवेबल बुक। जब तुम 6 महीना बाद मेरे को पैसा देगा तब मैं कैश बुक में लिखूंगा। तू कहां पर लिखेगा? जब तू माल खरीदेगा, परचेज डे बुक। जब तुम बिल मेरे को एक्सेप्ट करके देगा, साइन करके देगा, बिल्स पेबल बुक। और 6 महीना बाद तुम जब पैसा देगा तब कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखेगा। क्लियर है या नहीं? और इनका जर्नल एंट्री हम लोग लिखवा देंगे, शांति से भागेंगे नहीं। कोई प्रॉब्लम परेशानी है? इसी का जर्नल एंट्री तो आपको पढ़ना पड़ता है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? जो चीजें स्पेशल जर्नल में नहीं आती है वो कहां पर आती है? जर्नल प्रॉपर। जैसे उधारी पर गुड्स के अलावा फिक्स एसेट परचेज किया तो कहां पर आएगा? जर्नल प्रॉपर। क्लियर ना? पक्का? कैश बुक कैश बेसिस पर रखते हैं, कैश बुक कैश बेसिस पर मेंटेन किया जाता है, और बाकी सारी चीजें एक्रूअल बेसिस पर। कैश बुक और पेटी कैश बुक कैश बेसिस पर, बाकी सारी चीजें एक्रूअल बेसिस पर। अरे बोलो ना। कैश रिसीव, कैश पेमेंट्स, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक विड्रॉवल्स। समझ गए कि नहीं? कुट 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 कुट। जर्नल पूरा 100% समझ में आ गया? ये देखो अपना बुक में देखो, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। बोलो जरा। सर सबको सब कुछ पता है, आई नो दिस। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कहां पर लिखते हैं बताओ ना? जर्नल। उसके बाद में लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कहां पर लिखते हैं भाई? जर्नल। जर्नल 2 टाइप के, कौन कौन से? 8 स्पेशल जर्नल और 1 जर्नल प्रॉपर। 8 स्पेशल जर्नल में क्या क्या नाम है? कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। कोई डाउट? इसमें क्या आता है बता चुका हूं मैं। जो चीजें यहां पर नहीं आई वो कहां लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर। एग्जांपल लिख लो जर्नल प्रॉपर के, बुक में लिख लो। उधारी पर गुड्स, नहीं, उधारी पर फिक्स एसेट्स परचेज या सेल किया। उधारी पर फिक्स एसेट्स परचेज या सेल किया। भाई साहब बुक तुम्हारा ही है। उधारी पर फिक्स एसेट्स परचेज या सेल किया। क्या लिखा? उधारी पर फिक्स एसेट्स परचेज या सेल किया। और
क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री। सर आप क्लोजिंग ओपनिंग पहले बोलेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग बोलेंगे? पहले क्लोजिंग फिर ओपनिंग। लिखो क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। फिर से बोलो कौन सा? फिर से बोलो कौन सा? रेक्टिफिकेशन। अलग से चैप्टर है रेक्टिफिकेशन, छोड़ो आगे। किसमें क्या आएगा एकदम दिमाग में क्लियर हो गया कि ना आए, या अभी भी शक है कोई? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद आप बनाते हैं लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर जो होता है, क्या होता है लेजर? वैसे हम लोग बोलते हैं तीन टाइप के। एक होता है परचेज लेजर, सेल्स लेजर। क्या क्या तीन टाइप के नाम बताओ ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है। एक होता है परचेज लेजर, लिखना मत, सेल्स लेजर, और एक जनरल या नॉमिनल लेजर। कई लोग इसी का लेजर का एक और पार्ट बोल देते हैं, इसी का प्राइवेट लेजर। छोड़ो उसको, कैपिटल ड्राइंग्स लिखते हैं उसमें। परचेज लेजर इज अ रॉन्ग वर्ड, नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग वर्ड, इज अ कंफ्यूजिंग वर्ड। परचेज लेजर का मतलब होता है क्रेडिटर लेजर। फिर से बोलो, परचेज लेजर का दूसरा नाम क्या है? परचेज लेजर सुनकर कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्स लेजर का दूसरा नाम क्या है? डेटर्स लेजर। फिर से बोलो कौन सा लेजर? और जनरल लेजर का मतलब उसके अलावा। वैसे तीन है यहां पर होते चार है। कौन सा चार? हम तुमको बताएंगे, तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे। परचेज लेजर को परचेज लेजर मत बोलना, तुम हमेशा क्या बोलना? क्रेडिटर लेजर। इसमें क्रेडिटर के लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट टी फॉर्मेट में बनते हैं। लेजर अकाउंट, ये लेजर का मतलब होता है बुक। फिर से बोलो, आज से मन में क्या सोचोगे? लेजर का मतलब बुक्स। कंप्यूटर में क्या होता है? फोल्डर्स, फाइल्स नहीं। फोल्डर और फाइल दोनों सेम होता है क्या? फोल्डर अलग होता है, उसमें अंदर में फाइल्स होता है। फिर से बोले, फिर से बोले, बुक और पेज दोनों सेम है क्या रे? बुक अलग है, उसके अंदर में पेज अलग है। लेजर का मतलब मन में सोचोगे क्या? बुक, और अंदर में जो पेज है ना उनको बोलते हैं लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट। लेजर वर्ड का मतलब क्या? बुक, और उसके अंदर में जो होता है वो लेजर अकाउंट। तो सर लेजर में तीन तरह की किताबें होती है। कौन कौन सी? परचेज लेजर, नाम बताओ ना देखकर। परचेज लेजर, सेल्स लेजर और जनरल लेजर। परचेज लेजर वर्ड गलत है, क्या वर्ड यूज करोगे? क्रेडिटर लेजर। उसमें क्रेडिटर्स के सारे पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट? अगर मान लो मैंने ए से खरीदा, बी से खरीदा, सी से खरीदा, एक्स से खरीदा, वाई से खरीदा, जेड से खरीदा, पी क्यू आर एस 500 लोगों से खरीदा, तो उन 500 लोगों का लेजर अकाउंट रखेंगे। एक पेज में रखेंगे ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, डी ई एफ जी एच करके सारे नाम रखेंगे। नहीं समझे? क्रेडिटर लेजर की किताब नहीं समझ में आया? दूसरी किताब हम मेंटेन करेंगे, मान लो डेटर लेजर की दूसरी किताब आ गई। डेटर लेजर की किताब में मान लो अगर 100 लोगों से को माल बेचा है उधारी पर, तो उन लोगों का नाम लिखेंगे। एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जेड अकाउंट, फलाना अकाउंट, ढिकड़ा अकाउंट, मुकड़ा अकाउंट, चिकड़ा टिकड़ा पकड़ा। नहीं समझे? अरे यस और नो। और एक तीसरी किताब हम मेंटेन करेंगे जनरल लेजर, उसमें क्रेडिटर और डेटर को छोड़कर बाकी सारे लेजर अकाउंट। क्रेडिटर और डेटर को छोड़कर बाकी सारे लेजर अकाउंट। तो ये जो किताबें हैं ना, किताबें, ये किताबों को आप बोलते हैं लेजर। इनमें छोटे छोटे जो पन्ने हैं उनको बोलेंगे लेजर अकाउंट। ये कौन सी है? क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर की लेजर, मतलब सारे के सारे क्रेडिटर अकाउंट। हर एक पेज में क्रेडिटर का नाम है। दूसरी किताब है क्या? डेटर अकाउंट। क्या है? डेटर अकाउंट। अरे सर ये तो आपकी बुक ही है, अरे छोड़ो ना। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? शुड आई रिपीट दिस? पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। और तीसरा होता है नॉमिनल लेजर, मतलब इसके अलावा बाकी सारे लेजर अकाउंट्स। जैसे भाई साहब क्रेडिटर लेजर में क्रेडिटर अकाउंट रखते हैं, ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? पर्सनल। डेटर लेजर में एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जेड अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट है। जिन लोगों को माल बेचा है उनका लेजर अकाउंट, जिन लोगों से माल खरीदा उनका लेजर अकाउंट। एक सेकंड, हेलो 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 हेलो। परचेज लेजर की किताब में कौन सा अकाउंट रखा जाएगा? क्रेडिटर्स का अकाउंट। कौन सा? क्रेडिटर्स का। परचेज अकाउंट नहीं आएगा। परचेज अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा? क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट समझ रहे हैं ना? कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर्स अकाउंट। सेल्स लेजर की किताब में डेटर्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। डेटर्स का पर्सनल अकाउंट, डेटर्स का पर्सनल। मेरे को लग रहा है बाउंसर चला गया, समझ में नहीं आया शायद। 100% श्योर है? नहीं आया। और उसके अलावा बाकी सारे लेजर अकाउंट जनरल लेजर की किताब में आएंगे। उसमें सारे नॉमिनल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट,
एक्सपेंस अकाउंट, बाकी एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स, सारे के सारे अकाउंट। अरे मतलब डेटर और क्रेडिटर को छोड़कर भाई मेरे बचे कुचे अकाउंट जनरल लेजर की किताब में आएंगे। आया नहीं अभी भी? अरे हाँ या ना? पर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे कहीं पर भी। क्यों नहीं बनाएंगे? कारण बताओ। क्योंकि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ऑलरेडी कहां पर बना चुके हो? कैश बुक। तो असल में ये लेजर जो है वो 3 लिखते हैं पर होता कितना है? 4। चौथा कौन होता है? कैश बुक। चौथा कौन होता है? कैश बुक। कैश बुक जर्नल का भी पार्ट होता है और लेजर का भी, इसीलिए उसको बोलते हैं जर्नलाइज्ड लेजर। फिर से बोलो, जर्नलाइज्ड लेजर, क्योंकि वो जर्नल का भी पार्ट होता है प्लस लेजर का भी पार्ट होता है। बताया था ना हमने, कैश बुक में 2 कॉलम रखते हैं, कैश और बैंक। कैश और बैंक, कैश और बैंक का मतलब समझ में आ गया? नहीं आया बेबी? कैश बुक को अगर छोड़ देंगे बाकी चीज समझ में आया? तुम लोग बता दो क्रेडिटर लेजर में कौन से अकाउंट रखेंगे? क्रेडिटर्स का अकाउंट। परचेज अकाउंट नहीं आएगा। डेटर लेजर में, डेटर लेजर का मतलब डेटर की किताब में डेटर्स का अकाउंट आएगा। समझ गए? बोलो। और उसके अलावा बाकी सारे लेजर अकाउंट किसमें आएंगे? जनरल लेजर, सिवाय कैश और बैंक के। क्योंकि कैश अकाउंट किसमें आ गया? कैश बुक। बैंक अकाउंट किसमें आ गया? कैश बुक। आया समझ में? नहीं आया बेबी? हाँ, तो मैं बोलूंगा तुमको लेजर में देखो एक बार, कहीं पर लिखा हुआ होगा कहीं पर। लेजर कितने टाइप के हैं बताओ? 3। 3 है ना? बोलते नहीं हो। 3 टाइप के लेजर है। कौन कौन से लेजर? डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर और जनरल लेजर। जनरल लेजर का ही दूसरा नाम लिख लो, नॉमिनल लेजर। इसमें लिख लो डेटर लेजर में क्या लिख लोगे? बोलो क्या लिखोगे? लिख लो सारे के सारे डेटर्स अकाउंट, सारे के सारे डेटर्स के पर्सनल अकाउंट, सारे के सारे डेटर्स के पर्सनल अकाउंट। कहां लिख रहे हो? मेरे को लग रहा है सही लिख रहे हो, सही जगह लिख रहे हो। सारे के सारे डेटर्स के पर्सनल अकाउंट, ए अकाउंट, बी अकाउंट एटसेट्रा। बट सेल्स अकाउंट नहीं आता। लिख लो बट सेल्स अकाउंट यहां नहीं आता। क्रेडिटर लेजर में क्या होगा? सारे के सारे क्रेडिटर अकाउंट, सारे के सारे क्रेडिटर के पर्सनल अकाउंट। नहीं समझे? बोलो। अब जैसे मैं मान लो अपना स्टूडेंट्स का लेजर अकाउंट रखूंगा। किसका? स्टूडेंट्स का। फिर से बोलो किसका? स्टूडेंट्स का। और क्रेडिटर अकाउंट में सारे के सारे सप्लायर का। किसका? सप्लायर का। नहीं समझे? क्रेडिटर्स, जिनसे मैंने बुक्स परचेज किया है, जिनसे मैंने सॉफ्टवेयर परचेज किया है। ठीक है, हमारा तो सर्विस एंटिटी है तो हमारा तो बहुत ज्यादा सप्लायर होगा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सप्लायर होगा जिनसे 50 तरह का रॉ मटेरियल खरीदा है। चलो सारा का सारा क्रेडिटर अकाउंट, बट परचेज अकाउंट यहां नहीं रखते। और जनरल लेजर का मतलब लिख लो डेटर क्रेडिटर के अलावा बाकी सारे पर्सन। लिखो जनरल लेजर में लिखो बचे कुचे सारे लेजर अकाउंट्स एक्सेप्ट 4 चीज के। बचे कुचे सारे लेजर अकाउंट्स एक्सेप्ट कौन सा? 4 चीज। एक्सेप्ट डेटर, एक्सेप्ट क्रेडिटर, कैश और बैंक। एक्सेप्ट डेटर, एक्सेप्ट क्रेडिटर, कैश और बैंक। हेलो, मतलब सारे नॉमिनल अकाउंट आएंगे, सारे नॉमिनल अकाउंट आएंगे, सारे रियल अकाउंट आएंगे सिवाय कैश के, सारे पर्सनल अकाउंट आएंगे सिवाय बैंक के, डेटर क्रेडिटर के। आया नहीं अभी भी? बोलो। मैंने क्या बोला? सुना समझा क्या? लिखना हो तो कहीं पर लिख लो इस चीज को। 1 सेकंड, कॉपी में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बुक में उतना जगह नहीं है जी आपके पास। लेजर का मतलब बुक्स। 3 टाइप का, कौन कौन सा? डेटर लेजर, इसमें सारे डेटर्स के पर्सनल अकाउंट रखते हैं। क्रेडिटर लेजर कॉपी में लिखोगे, इस चीज को कॉपी में लिख पाओगे, कॉपी में ही लिख पाओगे, बुक में नहीं 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 नहीं। चले जनरल या नॉमिनल लेजर, इसमें क्या रखोगे बता दो? सुना नहीं दिया? द लिख लो बाकी सारे बचे कुचे अकाउंट, बाकी सारे बचे कुचे लेजर अकाउंट्स। अब इसमें क्या क्या आएगा देखो। सारा नॉमिनल अकाउंट्स नहीं लिख रहे हो, सारा नॉमिनल अकाउंट नहीं लिख रहे हो, सारा रियल अकाउंट सिवाय, बोलो कौन सा? एक्सेप्ट कैश। क्योंकि, बोलो कारण बताओ। लिख लो एक्सेप्ट कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश बुक में आ गया। नहीं आया? अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल रहा है? क्लियर हो रहा है ये सारा चीज? लिख लो एक्सेप्ट कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश बुक में आ गया। बोलते नहीं हो? बोलो ना। सारा पर्सनल अकाउंट एक्सेप्ट बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। बैंक कहां पर आ गया? कैश बुक में। डेटर क्रेडिटर अलग से आ गया। अरे बोलिए भाई, बोलो समझ में आ रहा है? नहीं लिख रहे हो? लिख लो सारा पर्सनल अकाउंट, जैसे एग्जांपल लिखवा रहा हूं, सारा पर्सनल अकाउंट एक्सेप्ट बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। नहीं समझा? बैंक क्यों नहीं बना? क्योंकि वो कैश बुक में आ गया। डेटर क्यों नहीं बना? डेटर लेजर बना दिया। क्रेडिटर्स क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो क्रेडिटर लेजर में। लिख लो एक्सेप्ट बैंक, डेटर, क्रेडिटर। एग्जांपल के तौर पर कैपिटल ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड।
नहीं आया? खत्म करेंगे नहीं? तो एक तरह से बोला जाए तो लेजर 3 है, लिखते 3 है पर समझते कितने हैं? 4। चौथा कौन सा? कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? अरे यार ये सब चीज तुमको समझाना पड़ेगा क्या? ये मैं आपको चैप्टर में, मेरे को पक्का विश्वास है सबको सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये सब क्लास 11 में पढ़ा था ना? पढ़ा था कि नहीं? आप खुद देखिएगा इस चीज को मैं कैसे एक्सपैंड करूंगा बाद के भविष्य के चैप्टर्स में, एक्सपैंड करूंगा। ब्लास्ट होगा ये पूरा। अब आपको मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं, तुम लोग अब गलती नहीं करोगे, मेरे को विश्वास है कि तुम गलती नहीं करोगे, 100% मिस्टेक नहीं होगा। बोलते जाओ। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कहां पर लिखते हैं बताओ ना? जर्नल। जर्नल कितने टाइप के? 2, 8 स्पेशल और एक जर्नल प्रॉपर। स्पेशल जर्नल के नाम बता दो। कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। क्या होता है समझ में आ गया? जो चीज 8 स्पेशल में नहीं आया वो जेपी में आएगा। ठीक। लेजर कितने टाइप के? 3। परचेज सेल्स मत बोलो, डेटर, क्रेडिटर और जनरल। डेटर अकाउंट, डेटर लेजर में डेटर अकाउंट, क्रेडिटर लेजर में क्रेडिटर अकाउंट, जनरल लेजर में सारे रियल, सारे पर्सनल, सारे नॉमिनल सिवाय 4 के, सिवाय बैंक के, कैश के, डेटर के, क्रेडिटर के। बैंक और कैश कहां पर आ गया? कैश बुक। डेटर क्रेडिटर अलग से किताब में आ गया। तो असल में लेजर 3 टाइप के हैं, परंतु मन में सोचोगे कितने? 4। पक्की बात? हाँ जी, हेलो उधर। ये बात पूरा पक्का क्लियर हो गया? मैं आपसे पूछता हूं, एक जवाब दो मेरे को। परचेज बुक का मतलब कहां पर रेफर कर रहा हूं मैं? परचेज बुक कहां पर रेफर कर रहा हूं? अच्छा एक बार तो ना, परचेज अकाउंट कहां पर आएगा? परचेज अकाउंट कहां पर आएगा? जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर में ना? बोलो। तो व्हेन आई एम आस्किंग यू परचेज बुक, मतलब ये परचेज डे बुक बोल रहा हूं। जब मैं बोलूंगा परचेज लेजर, इसका मतलब मैं क्रेडिटर अकाउंट बोल रहा हूं। जब मैं बोलूंगा परचेज अकाउंट, मतलब मैं ये अकाउंट बोल रहा हूं। आया नहीं अभी भी? डाइजेस्ट नहीं हुआ? डाइजेस्ट नहीं हुआ? When I'm using the word परचेज डे बुक, परचेज बुक बोल रहा हूं, तो परचेज बुक का मतलब जर्नल। कौन सा? जर्नल का पार्ट बोल रहा हूं ना मैं? बोलो। मेरे को लग रहा नहीं आया बेबी। When I'm talking about the word परचेज बुक, मतलब I am talking about परचेज डे बुक जर्नल। When I'm talking about परचेज लेजर, लेजर लेजर लेजर, I am talking about क्रेडिटर लेजर, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स के सारे अकाउंट। पर मैं अगर बोल रहा हूं परचेज अकाउंट, तो ये रहा नॉमिनल अकाउंट। अरे हाँ या ना? मेरे को लग रहा नहीं आया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये शब्द में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मैंने ये ट्रांजैक्शन को गलती से परचेज डे बुक में गलती लिख दिया, मतलब परचेज डे बुक में गलती लिखा, परचेज बुक में गलती लिखा, मतलब यहां पर गलती लिखा। मैंने इस ट्रांजैक्शन को परचेज अकाउंट में गलती किया, मतलब यहां पर लिखा। मैंने इस ट्रांजैक्शन को परचेज लेजर में गलती किया, मतलब क्रेडिटर अकाउंट में गलती किया। समझ में नहीं आया? चलो फिर से बोलो। सेल्स बुक, सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? सेल्स डे बुक, सेल्स लेजर, डेटर्स अकाउंट या डेटर्स लेजर, जहां पर डेटर्स के अकाउंट रखते हैं। नहीं आया? सेल्स लेजर मतलब डेटर्स के लेजर, डेटर्स का अकाउंट जहां पर रखते हैं। सेल्स अकाउंट। कोई डाउट है? कोई परेशानी है? नहीं समझ में आया? बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहां पर होगा। अरे बोलो ना, जनरल लेजर में होगा ना, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट। अरे बोलना। तुम एक काम करो ना, तुमको मैंने और लिखवाया था ना, कहां पर क्या लिखवाया था, उसमें और क्लैरिटी से लिख लो। सारे पर्सनल अकाउंट, सारे रियल अकाउंट, सारे नॉर्मल अकाउंट, और क्या क्या आएगा इसमें, जैसे बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सारे तो नॉमिनल अकाउंट है। एग्जाम्पल सही है, एग्जाम्पल से ऑफ जनरल लेजर, एग्जाम्पल ऑफ जनरल लेजर है ना? नहीं लिख रहे हो? नाराजगी है? नहीं लिखा? ये सब किसका एग्जाम्पल है? जनरल लेजर का एग्जाम्पल है। क्लियर ना? डाउटफुल है थोड़ा सा? दिमाग में पूरा सेट हुआ? नहीं हुआ अभी भी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब मैं पढ़ाऊंगा तो गलती करोगे क्या? नहीं करोगे ना? पक्का? इसके बाद कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस, पहले जर्नल फिर लेजर, फिर क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है सर? कुछ नहीं होता रे। लेजर अकाउंट के अंदर में जितना बैलेंसिंग फिगर बचता है, फिर से बोलो, लेजर अकाउंट में जितना बैलेंस, फिर से बोलो, लेजर अकाउंट में जितना बैलेंसिंग फिगर बचता है उन सबका लिस्ट इकट्ठा कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते।
जितना डेबिट बैलेंस बचता है, जितना क्रेडिट बैलेंस बचता है, उसका लिस्ट इकट्ठा करके यहां पर लिख लेते हैं, उसका लिस्ट इकट्ठा कर लेते हैं। किसका किसका डेबिट बैलेंस बचता है? सारे एसेट्स का। किसका क्रेडिट बैलेंस बचता है? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, रिजर्व्स, प्रोविजंस और एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। इनका इकट्ठा कर लेते हैं लिस्ट, ये होता है ट्रायल बैलेंस। आया ना? उसके बाद में ये जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये सब बंद कर देते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल में बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस बंद करने को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। और इन सब चीजों को लिख देते हैं बैलेंस शीट में। कहां पर? बैलेंस शीट। उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है कोई डाउट? 100% श्योर है? डाउटफुल है थोड़ा सा शायद। लिख लो नेक्स्ट स्टेप कॉपी में, ट्रायल बैलेंस। क्या बचपना है। स्टेप 2 में आपने जितने लेजर अकाउंट बनाए उनके जो लेजर बैलेंसेस बचे, जो बैलेंसिंग फिगर बचा, उसका एक लिस्ट बनाते हैं। उसका एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? लिख लो स्क्रीन पर जो है, क्या बचपना है। ये रहा स्क्रीन पर, क्या बचपना है। 10 बार बता चुके इसको। मैं इसी बेसिक चैप्टर से पूरा सिलेबस को कनेक्ट करवाऊंगा, ऑब्वियसली सिवाय पार्टनरशिप और कंपनी में, क्योंकि वो बहुत आगे निकल जा रहा है। वो पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट बहुत आगे निकल जा रहा है। उसके अलावा बाकी जो पूरा चैप्टर है, एनपीओ, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, वहां तक का 60 मार्क्स के आसपास तक का, वो पूरा इसी से कनेक्टेड है, बेसिक से। इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए, क्या लिखा? इनको आप बंद कर देते हैं ट्रेडिंग पीएल में, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल में, और इसको आप लिख लीजिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में। इनके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हेलो, एक लिस्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं शीट ऑफ बैलेंसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। लिख लो, इनके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। असल में क्या है ना, एक्सपेंस दो टाइप के हो जाते हैं रे। हाँ, वेरी गुड। एक्सपेंसेस जो है वो दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से नाम बताओ? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। इनकम भी दो टाइप की, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। और लॉसेस, गेन्स, ये सब कहां पर चला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल। कहां पर? मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल। ऑब्वियसली ये डेबिट होगा। कौन बताएगा? क्या सर इसमें क्या बताएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर होगा? ट्रेडिंग में डेबिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में डेबिट। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में क्रेडिट, इनडायरेक्ट इनकम पीएल में क्रेडिट। लॉस और गेन्स पीएल में डेबिट, क्रेडिट। अरे हाँ या ना? अब इसके बाद फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, क्या बताएंगे सर? बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर लिखो स्टेप 4 फाइनल अकाउंट्स। क्या बताएंगे सर आप इसमें? कुछ बताने लायक है ही नहीं इसमें, है कुछ? अरे है कुछ बताने लायक? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहां पर लिख देते हैं, डायरेक्ट इनकम को यहां पर लिख देते हैं। डायरेक्ट इनकम का मतलब जैसे सेल्स। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है बताया था ना अभी? रेडी टू सेल बनाने के पहले का सारा खर्चा को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो मेरा मेन धंधा है वहां से अगर कुछ कमाया तो वो क्या होगा? डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा कुछ कमाया तो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। जैसे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, कमीशन इनकम, डिस्काउंट रिसीट, ये सब। और लॉसेस को यहां पर डेबिट करते हैं और गेन्स को यहां पर क्रेडिट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में परचेज आएगा, इंक्लूडिंग परचेज। इसको मैं हटा रहा हूं प्लीज। अरे कैन ऑफ दिस बोलते नहीं है तो मेरे को आप बताइएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या क्या चीजें आएगी, ये समझ में आ गया? इसके बाद इसमें और बचकानी सी चीजें होती है, दिमाग पर जोर मत दो। इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है परचेज और सेल्स के बीच का, परचेज किया 100 में, बेचा 150 में, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी मान लो 50, वो जीपी यहां पर लिख दिया आपने 50। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, लॉस गेन्स एडजस्ट किया तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आया नेट प्रॉफिट, मान लो 20। अपने मन से लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं लिखने का। फिर बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में से ड्रॉइंग्स लेस करते हैं। यहां पर सारे एसेट्स लिखते हैं। कौन कौन से एसेट? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। और यहां पर सारी लायबिलिटी लिखते हैं। इसको हटाए आप, बोलते नहीं है।
कोई डाउट है? तो ये अपना सिस्टम होता है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। सारा चीज अच्छी तरह से समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए इसमें। है कोई डाउट? बोल दो ना। अब मैं आपको थोड़ा सा जर्नल एंट्री लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं फाइनल अकाउंट्स का और एक दो बात करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। वो टाइम के अनुसार मैं डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली टाइम जितना अवेलेबल होगा उसके हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा। चलो लिख लो, एंट्रीज फॉर परचेज एंड सेल्स। और भी कई सारी एंट्रीज होती हैं। क्या लिखा? एंट्रीज फॉर परचेज एंड सेल्स। लिखिए, नंबर 1, क्रेडिट सेल्स एंड परचेज। बोलो। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट 10 लाख। मान लो क्रेडिट ऑफ 6 मंथ्स। कौन बोलेगा? क्या तो पढ़ाएंगे इसमें आप। जब मैं माल बेचता हूं तो मैं क्या करूंगा बताओ? क्या लिखूंगा मैं? जब मैंने माल उधारी पर बेचा मैं क्या लिखूंगा? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स है ना। अगर मैं कैश सेल्स करता तो क्या होता? कैश टू सेल्स। उधारी पर माल बेचा तो सुना नहीं दिया? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर इसका लॉजिक बताइए। क्या यार ये सब पे अब लॉजिक बताना पड़ेगा। सेल्स मेरा इनकम है, लिखवाना पड़ेगा क्या ये सब? और साथ साथ में मेरा एसेट्स बढ़ा। क्या ये लॉजिक लिखवाना पड़ेगा क्या? अरे यार ये सब चीज अब बताना पॉसिबल नहीं है यार। क्लास 11 का बेसिक चीज नहीं है क्या ये? बी की बुक्स में क्या एंट्री पास होगा जल्दी बता दो। उसने उधारी पर माल खरीदा है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, नरेशन जो है एग्जाम्स के लिए जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। इतना ज्यादा कंपलसरी होता है। सुनो, जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। सर कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि अगर मैंने नरेशन नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा क्या? मैं बोलता हूं नहीं कटेगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। मतलब इसका अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि मिलेगा ही नहीं, जीरो मिलेगा, बात ही खत्म। तो कटने का सवाल ही नहीं है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारा जर्नल सही लिख दिया, नरेशन नहीं लिखा, जीरो। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? मिलेगा ही नहीं, तो कटने का सवाल ही नहीं है। नरेशन एक्सट्रीम कंपलसरी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। सेकेंड एस्पेक्ट इज फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट ऊपर में इन द बुक्स ऑफ, उसमें 10 अगर वो नहीं बनाए तो मार्क्स कटेगा क्या? कटता है। 10 में से 9 मिल जाएगा। 98 या 1 मार्क्स रहता है उस पर। नहीं समझे? सर खाली फॉर्मेट बनाकर सॉल्यूशन छोड़ दिए, 10 में 1 मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। फॉर्मेट बनाने पर मार्क्स मिलता नहीं है, पर नहीं बनाने पर मार्क्स कटता है। सर ये क्या बात हुआ? अरे तो ऑब्वियस बात है। किसी से सीधी सीधी भाषा में मीठी बात, नॉर्मल बात कर रहे हो, तो तुमको पैसा ला कर दे देगा क्या? नहीं।
पर तुम उसको गाली दे रहे हो तो पिटाई जरूर होगा। नहीं समझे? साधारण भाषा में बात कर रहे हो तो तुमको गिफ्ट थोड़ी ला के दे देगा, परंतु गाली दे रहे हो पिटाई होगा ना। तो अगर बना दोगे, फॉर्मेट बना दोगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, नहीं बनाओगे तो पर कटेगा। बना दिए तो एहसान नहीं किए, तो जरूरी था। नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? अरे बोलो, समझ गए ना? बोलो। तो सर जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना कंपलसरी है कि नहीं? कंपलसरी है, कंपलसरी। बी की बुक्स में बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। नरेशन तुम लिख लेना, बीइंग गुड सो परचेज ऑन क्रेडिट। क्लियर? अरे हाँ या ना? कोई परेशानी है क्या? मान लो मैंने एक ने बी को 10 लाख का माल बेचा, उसमें 10 लाख रुपया में बी ने 3 लाख कैश दे दिया, 2 लाख चेक दे दिया। कितना दे दिया? 5। 4 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, 4 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। पॉसिबल ना? अरे बोलो ना, लिखो। बी पेड 3 लाख कैश, 2 लाख चेक, बी पेड 3 लाख कैश, 2 लाख का चेक, बी एक्सेप्टेड बिल ऑफ 4 लाख इन फुल सेटलमेंट। ले तेरी, फुल सेटलमेंट का मतलब 10 लाख के बदले में कितना दे दिया तुमने मेरे को? 9 लाख। कितना दे दिया? 9 लाख। फिर से बोलो, कितना दे दिया? 9 लाख। सिंपल है। अरे हाँ या ना? एक काम करो, इसमें थोड़ा सा बैड डेप भी करवा दूं क्या? नहीं, चलो छोड़ो। नहीं तो मेरा मन था इसमें बैड डेप भी करवा देते, छोड़ो रहने दो। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया ना? अरे वो जो 1 लाख बचा ना, उसी में 50,000 का, 60,000 का बैड डेप करवा देते हैं। लिख लो, बैड डेप 50,000 या 60,000, बैड डेप 60,000। असल में बैड डेप्ट इसमें 60,000 लिखना ठीक नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि एक ही आदमी है। मल्टीपल लोग होते तब बैड डेप्ट लिखना पॉसिबल होता। अरे मान लो बी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यार, ए बी सी डी करके 500 लोग हैं, बी सी डी करके 500,000 लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों का पैसा डूब गया। अरे बोलो, समझ गए? अरे नहीं आया बेबे, फिर से बोले क्या? बोलो। 3 लाख रुपए कैश मिला तो क्या एंट्री पास करेंगे? जितना पैसा कैश मिला उसको क्या लिखेंगे? कैश डेबिट। जितना चेक मिला वो बैंक डेबिट, जितना बिल मिला वो बीआर डेबिट। जितना पैसा नहीं मिला वो बैड डेट डेबिट, और बाकी को डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। अरे बी नहीं था, बहुत सारे लोग थे। अरे समझे ना? लिख लो, जितना कैश मिला कैश डेबिट, जितना चेक मिला बैंक डेबिट, जितना बिल मिला, लिखते जाओ बगल में, कैश के बगल में लिखो जितना कैश मिला कैश डेबिट, जितना चेक मिला बैंक डेबिट। अरे लिखते जाओ भाई, क्योंकि ये एंट्री याद नहीं रहेगा, वो
याद रहेगा जो बगल में लिखा हुआ है, जितना कैश मिला कैश डेबिट, जितना बैंक मिला बैंक डेबिट, जितना बिल मिला बीआर डेबिट, जितना पैसा डूबा बैड डेट डेबिट, जितना डिस्काउंट दिया डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। सुनो ना, यहां गोल्डन रूल्स फेल हो जाता। गोल्डन रूल यहां पर फेल हो गया। कैसे कैसे? गोल्डन रूल्स में बैड डेट का डिस्काउंट का कोई एंट्री हो ही नहीं सकता। सर हम तो किए थे, अधूरा किए थे। समझे? मैं आपको लिख कर देता हूं, आप गलत किए थे, अधूरा किए थे। गोल्डन रूल हो ही नहीं सकता। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां पर बी नालायक कितना दे रहा है तुम्हारे को? 9 लाख, पर आप क्रेडिट कितना कर रहे हैं? 10 लाख। बी इज द गिवर ऑफ 9 लाख, तो 9 लाख क्रेडिट होना चाहिए ना। बाकी 1 लाख तो दे नहीं रहा, 60,000 खा गया, डूब गया, और 40,000 डिस्काउंट दे दिया। उसका लिए बी को क्रेडिट क्यों करते थे पता नहीं है हमको। ये एक प्रॉब्लम था आपके अकाउंटिंग में। आप गोल्डन रूल्स के हिसाब से पढ़ते थे, वो अधूरा था। क्या बोला मैंने? सुने, मैंने 2 लाख कैश मिला, 3 लाख चेक मिला, 5 लाख, 4 लाख का बिल मिला, 9 लाख मिला। कितना मिला? 9 लाख। 1 लाख रुपए नहीं मिला ना, तो बी इज द गिवर ऑफ 9 लाख ना। बी इज द गिवर ऑफ 9 लाख, तो हिसाब से तो 9 लाख क्रेडिट होना चाहिए था। पर तुम लोगों को तो पता है 10 लाख क्रेडिट करते थे, याद है? बोलो कैसे करते थे? क्या लॉजिक था? गोल्डन रूल से होता ही नहीं था वो होता था मॉडर्न रूल ही। पर इतने सवाल करते थे, इतने सवाल करते थे कि तुम याद हो जाता था। अच्छा ठीक है, हाँ, जब भी डेटर पैसा देगा तो क्रेडिट कर दो। अरे वो एसेट कम हो रहा है उसका। अरे वो क्या कर रहे हो तुम? एसेट रिड्यूस कर रहे हो। वो मॉडर्न रूल्स का यूज होता था वहां पर। वो 1 लाख रुपए के लिए मॉडर्न रूल्स, पर तुमको बताया नहीं जाता था कि मॉडर्न रूल्स है। तुमको बताया नहीं जाता था कि तुमको ऐसे बोला था डेटर का अकाउंट खत्म हो गया। डेटर का अकाउंट खत्म हो गया मतलब एसेट खत्म हो गया। मॉडर्न रूल्स होता था। क्या होता था? मॉडर्न रूल्स। मैंने क्या बोला था आपको? मॉडर्न रूल्स ही यूज होगा, गोल्डन रूल्स इनकंप्लीट है। 60, 70, 80% एंट्री हो गई नहीं। बेसिक थोड़ा बहुत एंट्री हो जाएगा गोल्डन रूल से। समझ गए? तुम लिखते जा रहे हो ना, जितना कैश मिला, जितना चेक मिला, जितना बिल मिला, जितना डूब गया, जितना डिस्काउंट दिया। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, बी की बुक्स में क्या होगा? बी की बुक्स में हिसाब से क्रेडिटर तो 9 लाख रुपए दिया है। बी ने मेरे को 9 लाख दिया है, तो मैं तो 9 लाख का रिसीवर हूं, तो हिसाब से तो मेरे को 9 लाख रुपए डेबिट होना चाहिए था। पर वो कितना डेबिट करेगा? 10। क्रेडिटर अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट 10 लाख। उसका लायबिलिटी खत्म। लिख लो, लायबिलिटी खत्म। कैश दिया कितने का? 3 लाख। चेक दिया 2 लाख। बिल्स पेबल दिया 4 लाख। बैड डेब्ट की जगह लिखते हैं डेफिशिएंसी। फिर से बोलो, बैड डेब्ट की जगह पर डेफिशिएंसी लिखते हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये मेरा इनकम है, ये मेरा गेन है। ये डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, बैड डेब्ट मेरा लॉस है। अरे भाई क्लियर है? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। 100% क्लियर है कि नहीं? थोड़ा डाउटफुल है? पक्का? लिख लो। नहीं समझे? अरे यस और नो? श्योर? चल, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। क्या राय? चल, अरे समझ गया ना? इसके आगे का डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। चलो।